नमस्कार आप सभी को। और आज मैं इस विषय का संचालन कर रहा हूँ। विषय है एंटरटेनमेंट वर्सेस शत्रुबोध। तो सबसे पहले शुरुआत, इंट्रोडक्शन तो मेरे ख्याल सबका हो ही गया है। तो सबसे पहले शुरुआत में आनंद भाई आपसे करना चाहता हूँ। आनंद भाई, एक जो क्वेश्चन था वो ये था कि बॉलीवुड में हमेशा से शत्रुबोध रहा है। उनको पता था कि कौन हमारा दुश्मन है, और इसीलिए हिंदूज को उन्होंने हमेशा डिवाइड करने की कोशिश की। बनिया एक पर्टिकुलर लाइट में दिखाया गया, ब्राह्मण एक पर्टिकुलर लाइट में दिखाया गया। तो ये शत्रुबोध उनमें हमेशा से था। आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? तो ये प्लान एक्चुअली बॉलीवुड का नहीं था, ये प्लान हमारी इंडियन गवर्नमेंट का था। ये चीज हमें समझनी होगी, क्योंकि हम, जैसे मैं कहता हूं, स्पेयर द फंडामेंटल्स स्नेयर द फंडामेंटलिस्ट। तो यहां पे हम बॉलीवुड को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है बॉलीवुड में। अच्छी पिक्चरें बन रही हैं, गंदी पिक्चरें बन रही हैं, जैसा कुछ भी बन रहा है। इट्स लाइक अ बुके। तो उसमें इट्स लाइक गुड बुक्स, बैड बुक्स, whatever. That's not, you will get the diversity when there are 800 films being made. You will get, all kinds of diversity. The problem is the person who's deciding the fundamentals. और वो 50 साल से, नेहरू जी के टाइम से, इनफैक्ट उनसे पहले भी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के टाइम से, ये एक प्लान्ड, मैं इसको कॉन्स्पिरेसी नहीं कहूंगा, ये उनकी वे ऑफ थिंकिंग थी। तो वो, जब उनकी वे ऑफ थिंकिंग ही ऐसी है तो इट कैन नो लॉन्गर बी अ कॉन्स्पिरेसी। एंड द डिजाइन वाज, वी विल हैव अपीजमेंट। जो अगर आप गांधी जी के टाइम से देखिए तो खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद और सारे, कल ही हम बात कर रहे हैं, मैं उस पर आऊंगा, वंदे मातरम का। अपीजमेंट के, जैसे मैं कहता हूं कि 3 स्टेजेस थे। पहला था वेलफेयर, दूसरा था वोकफेयर, और तीसरा है वॉरफेयर। अभी हम तीसरे स्टेज पे आ गए, वॉरफेयर पे। तो स्टार्ट हुआ वेलफेयर से, जो आपने पहले से ही कह दिया कि जो माइनॉरिटी का जो तबका है, उनको हमें वेलफेयर स्कीम्स प्रेफरेंशियली देनी है, बिकॉज दे आर वीकर, दे नीड अवर सपोर्ट। और ये एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन का ये दायित्व बनता है कि वी गिव प्रेफरेंशियल सपोर्ट टू पीपल हु आर नीडी। इनफैक्ट यहां तक तो आप जानते हैं, मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि दे हैव द फर्स्ट क्लेम और राइट्स टू रिसोर्सेज। तो वेलफेयर देना शुरू किया, हज सब्सिडीज दी, मौलवीज को सैलरीज दी, reservation for minorities, institutions, even though they were funded by the government, hundreds of other things, इफ्तार पार्टीज जो भी है। फिर वो धीरे धीरे आया कि इससे भी ऊपर चाहिए, वो फिर आया वोकफेयर के डोमेन में। और ये वोकफेयर में आता है कि आपने यही नहीं किया कि अपीजमेंट दी, आपने ये हिंदू के माइंड को भी पॉइजन करना शुरू कर दिया कि यू डोंट हैव अ कल्चर, और योर कल्चर इज बैड, और सेल्फ लोदिंग, रिडिक्यूल, उसके डोमेन में ये आर्ट्स, थिएटर, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, म्यूजिक, ये सब उसमें आया। और ये एक तरह से इनग्रेन्ड हो गया। उदय जी मुझसे ज्यादा ऑफ कोर्स जानते हैं, इन्होंने इतना इस पे एक्टिविज्म किया है। लेकिन मैं एंड करूंगा ये कह के, वी कैन कम बैक टू दिस सर्कल, कि सब ये 50 साल से जानते हैं। पिछले 10 साल से उदय जी और बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, स्वाति गोयल प्रोमिनेंट हैं, और संजीव जी भी हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे हमारी आंखें खोली हैं। लेकिन देखिए, अब वही बात है, हर डोमेन में आंखें खुल गई, अब उसके बाद क्या हो? खुली आंख क्या देखे? एट्रोसिटीज और इनजस्टिस देख रही है, लेकिन उसका एंड ही नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक कल का ही एग्जाम्पल देता हूं, वो भी इसी डोमेन में आता है, वंदे मातरम। अब आप जानते हैं कि तुष्टीकरण या अपीजमेंट के लिए जिन्ना ने कहा, और उससे पहले मुस्लिम लीग ने कहा कि हम ये नहीं गाएंगे, हालांकि इट इज सिंबलिज्म। 1937 में जिन्ना ने ये कहा, और 2 हफ्ते बाद उनके कहने के नेहरू जी, हु वाज हेडिंग द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने वो 2 पैराग्राफ्स जो हैं, जो माँ दुर्गा, लक्ष्मी, और दिस सिंबलाइजेस, टेल्स यू हु वी आर, हमारी पहचान क्या है इस देश की, वो हटा दिए पैराग्राफ। 70 साल से वो हटे हुए हैं।
कल मोदी जी ने ये बात बताई, सबको बताई, बहुत लोगों को पहले से पता थी, लेकिन कल उन्होंने ये मेन स्ट्रीम में लाई ये बात। ठीक है, लाए, आंखें खोल दी, लेकिन अब आंखें खोल दी तो चलिए, सबकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन आपने वो इनजस्टिस हटाया? पिछले 11 साल से आपके हाथ में पावर है टू री इंडक्ट दोस 2 पैराग्राफ्स, टू मेक आवर नेशनल सॉन्ग लाइक इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वर्ल्ड। तो आप कोसते ही रहेंगे, यही कहते रहेंगे कि सरकार हमारी, ये सिस्टम उनका है। भाई 11 साल हो गए हैं, 11 साल से सरकार आपकी, ये सिस्टम उनका 11 साल से क्यों दिया हुआ है आपने? आपके हाथ में पावर है, आप वो 2 पैराग्राफ इंडक्ट करिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस डोमेन में, और की डोमेन में भी है, जिसपे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। एदीना मॉस्क बंगाल में, गलती से अदानी मॉस्क ना निकल जाए आजकल का राहुल गांधी होंगे तो उसको अदानी मॉस्क कह देंगे। लेकिन अभी यूसुफ पठान की बहुत वायरल हुई थी एक स्टोरी, वो अदीना मॉस्क के आगे वो खड़े होते, वो कह रहे थे ब्यूटीफुल अदीना मॉस्क एंड लुक एट द इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब ये बेवकूफी की बात है, चलिए वो तो इग्नोरेंट है उनकी, मैं वो नहीं कहूंगा। इट वेंट वायरल बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एप्रिशिएटेड इट विदाउट रियलाइजिंग कि आप जरा यूसुफ पठान से हट के पीछे देखिए, अभी भी आपको मूर्तियां दिख रही हैं उस वॉल में दैट वाज अ टेम्पल कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क, यू कैन सी द शिवलिंग लाइंग देयर। लेकिन मैं वो कहना चाहता हूं, हम कब तक यूसुफ पठान को कोसते रहेंगे? क्या ये यूसुफ पठान ने कहा था कि हमें अब और कहीं शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है? किसने कहा था? डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि यूसुफ पठान ने कहा था? तो आंखें खुलने की एक बात होती है, एक्शन की दूसरी बात होती है। अब आपको शिवलिंग वहां दिख रहा है, गिरा पड़ा है, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द ruins, you can see the shivling of quote unquote Adina mosque. Whose responsibility it is to reinstate that, consecrate that shivling? But if you say we are not going to look for shivling, हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना, ये तो ठीक है, 500 साल तक वो शिवलिंग गिरा पड़ा था, 500 साल और तक गिरा पड़ेगा। सो अब हमें कोसना बंद करना है। If you have the power, then remove the injustice. Otherwise, don't open our eyes. उदय जी, मैं आपके पास आता हूं, और अगर हम बॉलीवुड के इतिहास को देखें तो 1920s में राजा हरीशचंद्र जैसी फिल्में बनती थी, या फिर 1920 से 1930s तक भी अगर आप जाओगे तो फिल्मों के नाम होते थे संस्कृताइज्ड जो नाम हुआ करते थे। हिंदी भी ऐसी होती थी जो संस्कृत जैसी लगे। और उसके बाद फिर 1939 में आलम आरा आती है, और आलम आरा के बाद उर्दू का चलन चल जाता है। और जब उर्दू का चलन आता है तो उर्दू एक संस्कृति भी अपने साथ लेके आती है, और उस संस्कृति में हिंदी कहीं मर जाती है। तो ये भी एक हिंदी के साथ शत्रु बोध ही था कि उर्दू को इतना पावरफुल कर दिया गया कि वो हिंदी कहीं मर गई। आपको क्या लगता है इस विषय में? देखिए, इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन का इसमें मेन रोल, मतलब लेफ्टिस्ट लोगों ने पहले से इस फील्ड को एक तरीके से अपने गिरफ्त में कर लिया था। तो ये एक सोची साची, मैं मानता हूं कि एक चाल ही थी, बलास सानी थे उसमें। और आप देखिए कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो ट्विटर हैंडल है, संजू नेवर, और मैं तो उनका बड़ा आभारी हूं कि ऐसे गाने जो हम छोटेपन में हम करते थे, गाते थे, वो गाने इतने खराब है, वो दे आर टोटली एंटी हिंदू। और इतने सारा उन्होंने रिसर्च किया है कि ऐसा लगता है कि ये एक साजिश ही थी। जो लेफ्टिस्ट थे उन्होंने एक अपनी गिरफ्त बनाई फिल्म इंडस्ट्री पे, और इस टाइप का उन्होंने नैरेटिव शुरू किया। अच्छा, कई ऐसे गीतकार हैं जो हमें लगते थे कितने अच्छे हैं, उन्होंने भी ऐसे गाने लिखे एंटी हिंदू टाइप के, क्योंकि उर्दू में लिखे थे तो हमको ख्याल नहीं आता था क्या लिखा है उन्होंने, समझे ना आप। लेकिन मैं अब मेरी जो मूल बात पे आऊंगा, मैं सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन नाम की एक मूवमेंट चलाता हूं, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत ने 11 साल में कई उपलब्धियां प्राप्त करी इस सरकार के नेतृत्व में। भारत एक और टारगेट सेट करे कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। अब देखिए कि
मैं आपको बताऊं कि 2020 के अंदर 22 के अंदर मैंने मेरे एक दोस्त हैं जो श्री रविशंकर के बहुत करीबी हैं, उनको मैंने बुलाया जब मैं कमिश्नर था, आरटीआई कमिश्नर था भारत का। मैंने कहा कि भाई ये जो आ रहा है ओटीटी पे तो बहुत ही खराब है। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर और भाभी का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्म आती रहती है, तो हमारा क्या होगा? तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बॉलीवुड का प्रभाव इतना है समाज के ऊपर कि हम ये कहेंगे कि हमारी संस्कृति खतरे में है तो कोई सुनने वाला हमारा नहीं। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बलात्कार जो हो रहे हैं वो कंटेंट को देख के हो रहे हैं, तो ये हम कर पाएंगे। थोड़ा मटेरियल मेरे पास था उस टाइम पे और मटेरियल मैंने इकट्ठा किया। ये पाकिस्तानी ड्रोन तो नहीं है? नहीं, जस्ट चेक कर रहा हूं मैं। कुछ ज्यादा ही पास आ गया। तो हमने ये प्रूव किया कि हम समाज के सामने अगर ये प्रूव कर सकते हैं कि बलात्कार जो हो रहे हैं कंटेंट देख के हो रहे हैं, तो शायद हमको पब्लिक सुनेगी। तो हमने एक फिल्म बनवाई, एक मनीष बरड़िया करके एक बहुत अच्छी फिल्म मेकर है, राष्ट्रवादी हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, और वैशाली शाह करके है। इनको मैंने समझाया, मैं देखो भाई तुम्हारे घर में भी बच्चे, इनका ये तो इतना बड़ा खतरा है कि इसमें कोई बच ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ हाँ, इसमें कोई बच ही नहीं पाएगा। तो उन दोनों ने, जो मालिक हैं उसके, मूविंग पिक्सल नाम की फिल्म में उन्होंने एक फिल्म बनवाई, एक लड़की, उसके अंदर एक बेटी है 12 साल की, जो डायलॉग करी है ऐसे लोगों के साथ जो इसी विकृत सामग्री परोस रहे हैं। उनको कहती है कि आप परोस के चले जाते हो, बलि चढ़ती हम बेटियां, 3 साल की, 9 साल की, 12 साल की, क्या आपकी बेटी नहीं है? आप देश की विलन हो, आप देश के दुश्मन हो। तो ये फिल्म के अंदर, इस फिल्म से मुझे इतनी ताकत मिली, इसको जब मैंने ये मूवमेंट लॉन्च किया भोपाल में 25 दिसंबर 2022 को, उस टाइम पे फिल्म दिखाई मैंने, और बाद में इसको कुछ बड़े बड़े लोगों ने रीट्वीट किया इसको, और इस मेरे ख्याल से गए 3-4 साल में 10 करोड़ लोगों ने इसको देख ली होगी। मैंने गिनती नहीं रखी, लेकिन हर एक आदमी जो देखता था, कई लोग ऐसे थे जो रोते थे देख के। अब ये खतरा जो है बना हुआ है। देखिए, आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा। देखिए, स्पष्ट बात करना है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है। गए 6 महीने के अंदर कम से कम 15 किस्से ऐसे हैं जब भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी दिखने के बाद। 10 किस्से ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी दिखने के बाद। और एक किस्सा राजस्थान का है, जो इतनी वीर भूमि मानी जाती है और संस्कृति की भूमि मानी जाती है। वहां पे एक पुत्र ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी मां पे बलात्कार किया। परिस्थिति कितनी गंभीर है इसका आपको अंदाजा आएगा। अभी मेरे एक दोस्त हैं, संघ के ही कार्यकर हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं नासिक में एजुकेशन सेक्टर में, मेरे को मिलने आए थे। उन्होंने जो किस्सा बताया, मैं रात को सो नहीं पाया। एक डॉक्टर है वहां पे, उसके बेटे ने कहा, डॉक्टर अपने पिताजी के पीछे पड़ गया कि मुझे आप हॉस्टल में भर्ती करिए। उसको लगा कि ये लड़का शायद गे है मेरा, इसके लिए हॉस्टल में जाना चाहता है। उसने उसको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। और साइकोलॉजिस्ट जो उसके पास जो निकलवाया वो इतना घिनौना है। उसने कहा कि मैं पोर्नोग्राफी का एडिक्ट हूं और मेरे घर में मुझे मेरी माँ और मेहर के अंदर ऐसी फिगर दिखती है, और मुझे मालूम है कि बहुत बड़ा पाप है ये, इसलिए मैं चाहता हूं मैं घर से बाहर निकल जाऊं ताकि ऐसे विचार मुझे ना आए। तो ये आपको बताएगा। दूसरा कि स्लम्स के अंदर तो परिस्थिति बड़ी खराब है। शोभा विजेंद्र करके हैं, जो विजेंद्र गुप्ता हैं, स्पीकर दिल्ली विधानसभा के, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ भी कभी कभी काम करती हैं। उन्हें बताया कि उदय भाई ऐसी परिस्थिति है, ज्यादातर रेप्स जो हैं दे आर इंपैक्टेड बाय, ट्रिगर्ड बाय पोर्नोग्राफिक कंटेंट। जितने भी रेपिस्ट होते हैं, अधिकांश रेपिस्ट के फोन के अंदर ये मटेरियल मिलता है। मुझे आनंद जी ने कहा था आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले जब मैंने मुहिम लॉन्च की, कि आप इसको कैसे प्रूव कर पाओगे। बहुत सारे मटेरियल हमारे पास एग्जांपल है आज की तारीख में, खूब सारे एग्जांपल्स हैं। स्लम्स के अंदर इतनी खराब हालत है, 15 साल का बच्चा 10 साल की लड़की पे कर रहा है, 10 साल का लड़का 5 साल की लड़की पे प्रयत्न कर रहा है। ये परिस्थिति बनी रही है। माँ बाप दिन में निकल जाते हैं, घर में फोन छोड़ जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और फोन आजकल तो बच्चे बोलते हैं हमको स्मार्टफोन ही चाहिए, और उसके अंदर ये चलता है। तो परिस्थिति बहुत गंभीर है। मुझे थोड़ा एक बात का रंज है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक राइट विंग का क्राउड है, तो मैं उनसे कहूंगा कि
मैं नेवर, स्वाति गोयल शर्मा, कई लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर, अभय शर्मा करके बहुत बड़े हमारे कार्यकर हैं, लेकिन हमको इस मुहिम के अंदर सपोर्ट राइट विंग के तरफ से नहीं मिलता, कम मिलता है। ये मेरी कंप्लेंट है राइट विंग के तरफ से, राइट विंग के अगेंस्ट में। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि भारत की 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक है रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट और हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, दूसरा है करप्शन, और तीसरा है वो है ये, और इसको मैं सब में बड़ा प्रॉब्लम मानता हूं। मैं आपको कुछ आंकड़े तो मैंने आपको बताए मैंने, लेकिन देखिए दुबई के अंदर हमारे यहां जो गंदगी आती है उसके मुकाबले सिर्फ 15% आती है। सिंगापुर में हमारे मुकाबले सिर्फ 20 या 15% आती है। तो अगर वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? इस पे बहुत लड़ा हमें। आज की जो सरकार में लोग हैं वो मेरे करीबी रह चुके हैं, मैं उनके साथ में खड़ा रहा था खराब समय में, जब मैं इंडिया टुडे में था 2002 से 2008 तक। तो अच्छे रिल के इस मुद्दे पे मैंने बनाया कि इस मुद्दे के ऊपर मैं कोई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से हमने 25 ऐप अभी बैन करवाए, जिसमें एक एकता कपूर का भी है, जिसको सरकार ने पद्मश्री दिया था, समझे? तो ये देश की बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, ये राक्षस जो है घुस चुका है। यहाँ के एक रॉयल फैमिली के व्यक्ति हैं, राजस्थान के नाम नहीं लूंगा उनका मैं, वो महाराज साहब और महारानी साहब मुझे मिलने आए थे जब मैं कमिश्नर था। उन महारानी साहब को मैंने बताया कि मैंने महारानी साहब मैं इस टाइप का मूवमेंट चला रही हूँ। तो उन्हें एक किस्सा मुझे बताया कि मेरे शहर में मैं एक स्कूल चलाती हूँ जहां मेरी एक दोस्त की बेटी भी पढ़ती है। मेरी दोस्त का मुझे फोन आया कि मानी साहब, मेरी बेटी, जब मुझे अलग रूम देके रखा है मैंने, उसकी उम्र या 11 या 12 साल की है, अलग रूम देके रखा है मैंने उसको पढ़ने के लिए, पर ये सुबह जब निकलती है 8 साढ़े 8 को बड़ी थक गई होती है, मुझे लगता है कि बीमार है ये। और मैं जब इसको पूछती हूँ तो ये बोलती कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। माँ सीधी थी, रानी साहब को ख्याल आ गया, महारानी साहब को, उन्होंने कहा एक काम करो, दिन में जब ये जाती है स्कूल, पर्दे का हिस्सा खुला रख दो खिड़की का, और देखो रात को 12 बजे के बाद ये क्या करती है। जब उन्होंने देखा रात को उस दिन 12 बजे जाके, तो उस बेटी ने सिर पे चादर डाल रखी थी और वो फोन देख रही थी, तो फोन की लाइट उनको दिखी। तो भी माँ इतनी सीधी थी, उसको मालूम नहीं पड़ा क्या देख रही है। माँ ने फिर से फोन किया कि मानी साहब मैंने ये देखा कल। बोली ये जरूर उल्टा सीधा देख रही है, इसके वजह से ये ऐसी थकी हुई रहती है। एक काम करो, अगर आप रात को नॉक करोगे ये मानेगी नहीं, बच्ची उम्र में छोटी है, इसको समझाओ कि बेटा सबसे गलतियां होती हैं, है ना, तू क्या देखती है रात को। 5 मिनट रिजेक्ट करनी पड़ी माता को। वो बेटी ने कहा कि मैं रोज रात को पोर्नोग्राफी देखती हूँ 12 से लेके करीबन 2-2:30 बजे तक, इसके लिए मैं थक जाती हूँ। तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने देश के सामने बहुत बड़ा एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में हम एक महान देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2047 नहीं 2037 में ही आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे। क्या हम कंगाल रूप से, सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? ये हमें तय करना पड़ेगा। अमेरिका ने इस संस्कृति को स्वीकारा, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने आज से मेरे ख्याल से 50-60 साल पहले। 57 के अंदर इटली में अगर कोई महिला बिकिनी पहन के अगर बीच में नहाती थी तो उसका टिकट कटता था। पर ये बाद में ये एंटर हुआ पूरा एक क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे, और बाद में ये एक तरीके से, आप देखिए आप क्या परिस्थिति है कि 20 वेस्ट के 16 देशों में नया लॉ आ गया है कि 16 साल के से नीचे के बच्चे पोर्नोग्राफी नहीं देख पाएंगे, और उनको दिखाना पड़ेगा अपना एज प्रूफ। कई जगह फिंगरप्रिंट भी है, समझे आप। अमेरिका के 50 से 24 स्टेट के अंदर ये लॉ आ चुका है, और इसकी असर क्या है। इंग्लैंड के अंदर ये लॉ आने के बाद में पॉर्न हब, सबसे बड़ी पॉर्न साइट है दुनिया की, उसका ट्रैफिक 50% गिर गया। मतलब ये कहने का ही काम कर रहा है। पर हम ये मानते हैं छोटे बच्चे क्यों, पोर्नोग्राफी पे संपूर्ण रूप से बैन होना चाहिए। 60 साल पहले पोर्नोग्राफी थी, 60 साल पहले एक रूलिंग पार्टी के व्यक्ति है, मैं तो बड़ा दंग रह गया। उन्होंने मुझे कहा कि मरकर साहब ये हम बैन करेंगे तो युवा हमारे विरुद्ध में हो जाएंगे। मैं कैसे विरुद्ध में हो जाएंगे? जो देख रहे हैं उनको भी मालूम है कि हम गलत देख रहे हैं।
थोड़े दिन को बुरा लगेगा, पर उनको ये मालूम है कि ये जो स्टेप है हमारे हित में है, देश के हित में है। और दूसरा कि देखिए हम सब, देखिए मैं छोटा था जब 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तो मुझे एक फैंटेसी आती थी कि मेरे कुल देवता खंडोबा मतलब मार्तंड भैरव मैं प्रसन्न होके मेरे पास अगर मुझे कहते कि मैं आपको वरदान दूंगा तो आप क्या मांगोगे, तो मैं ये कहता था कि मैं 15 मिनट की भेंट मांगूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ और 15 मिनट की महाराणा प्रताप के साथ। तो महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श पुरुष हैं, वो आज होते तो क्या करते। तो राइट विंग के लोग जो ये मानते हैं कि भाई क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे ये अलाउ करना चाहिए या कम अलाउ करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, पूरा नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे आदर्श पुरुष महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज हैं, अगर वो होते तो आज वो क्या करते। हमको इतना ही सोचना है सिर्फ। देखिए अब तो वेस्ट में इस पे स्टडीज आ चुकी है, स्टडीज बड़ी मतलब कारगर स्टडीज है। उस स्टडी प्रूव कर देती है कि आदमी की बॉडी को ये चीज खत्म कर देती है, न्यूरोलॉजिकली खत्म कर देती है, ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। तो हमें एक महान भारत अगर बनाना है तो ये हमारा मेजर चैलेंज है, हमको इसको ठीक करना ही पड़ेगा और इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आपकी इस टाइप की सोच है कि युवा हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, इसको तो आप नहीं कर सकते। आपको यह सोचना है कि स्कूल में आप प्रतिज्ञा करते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, आपको यह सोचना है कि आपके भाई और बहन बिगड़ रहे हैं, आपको इसको ठीक करना है। और इसका रास्ता मैं आपको बताता हूं। मैंने वीर सावरकर का खूब अध्ययन किया है, लेट शुरू किया था। मेरे पूज्य पिताजी मुझे कहते थे कि कांग्रेस और देश ने वीर सावरकर को बहुत बहुत अन्याय किया। ये मेरे मन में छोटेपन से घुसा हुआ था। मैंने स्टडी शुरू की और बाद में एक उनका जो एक हादसा है जो खुद कम लोगों को मालूम है, लेकिन उससे मैं बहुत प्रेरित हूं। 1937 के अंदर जब उन पे से सब बंदिशें उठा दी गई वीर सावरकर पे से, और उनको ये कहा गया कि आप पॉलिटिक्स में भाग ले सकते हो राजनीति के अंदर, तब उनको नेताजी बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एस एम जोशी ऐसे 3 नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी के साथ उनकी जो लड़ाई चल रही थी संपूर्ण अहिंसा को लेके, उसको लेके शायद चाहते होंगे अगर सावरकर आते हैं तो हम लोग स्ट्रांग बनेंगे, हमारा ग्रुप स्ट्रांग बनेगा। सावरकर ने ना कह दिया। सावरकर ने ये कहा, देखिए कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और भारतवर्ष के अंदर ये करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है, और इसमें इतनी आगे बढ़ चुकी है कांग्रेस कि कांग्रेस के वापस आना नामुमकिन है। इसके लिए I would prefer to stand in the last row of true patriots than the first row of those who are betraying the nation in the name of nationalism. और सावरकर ने फिर हिंदू महासभा जैसी छोटी पार्टी, हिंदू महासभा के देखो सावरकर तो एक रेडिकल आदमी थे, एकदम एक तरीके से समझे, एक बड़े रेशनलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, तो हिंदू महासभा के सभी व्यूज से वो एग्रीमेंट में नहीं थे, समझो आप। लेकिन हिंदू महासभा एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही थी और हिंदू हकों का हनन नहीं कर रही थी। उसका अध्यक्ष बनना उन्होंने चुना। इसको धनंजय कीर, उनके जो पहले बायोग्राफर हैं सावरकर के, उन्होंने लिखा है कि ये बलिदान जो था सावरकर का वो राणा प्रताप जैसा बलिदान था। जब अकबर ने राणा प्रताप को न्योता दिया कि आप आगरा आइए, मैं आपको सर्वोच्च शिखर पे बिठाऊंगा, उस टाइम पे राणा प्रताप के भाई सहित सभी राजपूत अकबर से जुड़ चुके थे, पर राणा प्रताप सरेंडर नहीं हुए। तो ये वो बलिदान था। तो कीर ये लिखते, धनंजय कीर, कि कांग्रेस न ज्वाइन करना ये वीर सावरकर का बहुत बड़ा बलिदान था, क्योंकि उनकी जो आभा थी, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते तो ऐसा कोई स्थान नहीं था जिसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो मुझे कहते हैं कि भाई क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे इसको थोड़ा अलाउ करो, पूरा इस पे बंदिश मत लगाओ, है ना। कोई ये बोल रहा है कि भाई युवा इससे हमसे युवा विरुद्ध हो जाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। हमें ये सोचना है कि हमारे देश को हमको महान देश बनाना है, और इसके लिए समय बड़ा शत्रु है हमारा, इसको हमें ठीक करना है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2 मिनट। इसमें 2 चीज हमने सोची है। अभी एक में बहुत बड़े नेता को बीजेपी के मिला था, जिनकी वजह से बयान आया 25 एप्स के ऊपर, इंक्लूडिंग एकता कपूर का। तो मैंने उनको कहा कि एज अ स्टार्टिंग स्टेप जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट है, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर दो।
इसे 5 साल की सजा है, इसको 10 साल की कर दो और 3 साल तक बेल मत दो। तो उन्होंने कहा कि 3 साल तक बेल, ये तो प्रावधान आतंकवादियों के लिए। मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी है, इनके लिए ही प्रोविजन होना चाहिए। और मैंने कहा इसके अंदर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी कुछ एक प्रावधान डालना चाहिए आपको। उन्होंने अच्छा सुना, मुझे कहा कि सोच सकते हैं। पर मेरा जो मूल जो विजन है वो ये है कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने सभी ऑडियोविजुअल फिल्म के लिए। वो अपने उसमें कहे प्रियम्बल में कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, लोधी, औरंगजेब ने नहीं किया है, उससे भी ज्यादा तुम लोग कर रहे हो इस टाइप का परोस के। देखिए हमारी संस्कृति निपटा नहीं पाए वो लोग। इसमें परिस्थिति ऐसी है कि हमारी संस्कृति कुछ ही वर्षों में निपट जाएगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो मटेरियल है, ये लोकल पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का पूरा मैप है मेरे सामने। अच्छे घर की लड़कियां पोर्न इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है, वो ब्राह्मण भी है, वो राजपूत भी है। मैं आपको क्या बताऊं, इतनी पूरा मैप मेरे सामने है अभी लोकल पोर्न इंडस्ट्री का। तो मैंने कहा कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने। पहले प्रियम्बल में यह कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने किया उससे भी ज्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो, और तुम लोग रेप को बढ़ावा दे रहे हो। और उसमें पहला उसकी वो स्टेप ये हो, वो कहे कि एक मर्यादा तय की जाए हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म में, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। उसका उल्लंघन करता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर, तो उस पर मुकदमा चलेगा। वो मुकदमा 4 महीने में पूरा होगा या 6 महीने में पूरा होगा, फास्ट ट्रैक ट्रायल होगी। लेकिन अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी और 3 साल तक उसको बेल नहीं मिलेगी। ये मेरी मूल विजन है। कई लोगों ने मुझे कहा, देखिए जितने संतों को मिला उनका बिल्कुल बराबर है, पर दूसरे लोगों को मिलता हूं, बोलते हैं कैसे हो सकता है। मैंने कहा इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर राष्ट्र प्रथम है सावरकर वाला, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज सावरकर की सभी बातें सही निकल रही हैं। जिस सावरकर को हमने ठुकरा दिया उस टाइम पे, गांधी मर्डर में गलत तरीके से इन्वॉल्व कर दिया, वो सावरकर आज, सावरकर की बातें मेरी जो पुस्तक है, मेरे और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित के उसमें लिखा है कि सावरकर इज द फादर ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी। जो भी भारत पे आपत्ति आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, वो कांग्रेस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, आसाम हो, चाइना हो, सबकी भविष्यवाणियां सावरकर ने कर ली थी। लेकिन सावरकर आज हमारे राष्ट्र सिक्योरिटी के, हमारे सरकार ये एक्सेप्ट नहीं करती है, पर सरकार अगर ऑपरेशन सिंदूर कर रही है, 370 वापस ले रही है, तो सावरकर का ही काम कर रही है भाई। सावरकर ही अकेले थे जो इसको करते थे, सरदार पटेल को छोड़ के। और शायद अपने नेताजी होते तो वो भी ऐसी सोच होती है उनकी। तो अगर नेशन फर्स्ट है सावरकर का नेशन फर्स्ट और आज के नेशन फर्स्ट में फर्क है। आज का जो नेशन फर्स्ट है उसके अंदर हमारा खुद का भी फायदा दिखे। सावरकर में ये था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, भले मैं इसमें खत्म हो जाऊं लेकिन राष्ट्र को नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस विजन के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो मैंने तो बीच में एक जगह एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार एक मिनिस्ट्री बनाए फॉर प्रिवेंशन ऑफ परवर्टेड कंटेंट, मुझे उसका मिनिस्टर बना दे और मुझे एक्सेस दे दे होम मिनिस्ट्री में, IT मिनिस्ट्री में और लॉ मिनिस्ट्री के अंदर। और फिर देखो मैं आपको 1 साल में पूरा बंद करके दिखाऊंगा। तो ये कहना है दोस्तों, इसको अपन तवज्जो दें। हम देखिए मुसलमान का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई बचेगा नहीं। मैं तो कुछ मुसलमानों को मिला हूं इसके अंदर, जो हिजाब इनकी वो बेटियां पढ़ती है, वो भी डरते हैं कि साहब हम हिजाब पे रह रहे और हमारी बेटियां ये देख रही है। तो ये खतरा बना हुआ है और बहुत ही ये खतरा मतलब ऐसा है कि इससे कोई बच नहीं पाएगा, कोई जाति नहीं बच पाएगी। कोई ये सोचता है कि भाई ये मेरा एकता कपूर मेरी दोस्त है, हाँ तो मैं इसका खींचूंगी, समझा ना, इसको सपोर्ट करूंगी, तो मालूम पड़ा कि ये राक्षस उसके घर पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि रेप हो रहे हैं वो देख के हो रहे हैं, ये हमने प्रूव कर दिया 80%। योगिता भयाना नाम की रेप एक्टिविस्ट है, कांग्रेस ही है, थोड़ी कांग्रेस टाइप का उनका माइंड है एकदम, लेकिन हमने ये तय किया है कि भाई इस मुद्दे पे जो हमारे साथ है उनको सबको हम लेंगे, इसमें पार्टी को आइडियोलॉजी को नहीं लाएंगे। योगिता भयाना को मैंने अभी फोन किया 8-1 महीने हो गए कि योगिता एक मीटिंग है, आ जाओ आप। उन्होंने कहा मैं हूँ हिमाचल के अंदर, मैं आऊंगी जब मिलती हूँ। जब वो आई मिलने आई मुझे, उन्होंने मुझे बताया, उन्हें कहा कि
15 दिन के अंदर मेरे पास 5 केस ऐसे आए रेप के कि मैं ट्रॉमा में चले गई। लास्ट केस ऐसा था जिसमें एक आदमी ने 5 साल के लड़के पे रेप करके उसका सिर कुचल दिया पत्थर से। तो मैं ट्रॉमा में चली गई, इसके लिए मैं भाग के सब छोड़ के मैं हिमाचल चली। तो परिस्थिति बहुत गंभीर है, हमें सोचना चाहिए। और मैं आपका अनुरोध करूंगा कि आप सपोर्ट करें हमें। जो राइट विंग के लोग हैं यहाँ पे वो भी समझें इस बात को। ये देश की लड़ाई है, हमारी खुद की लड़ाई नहीं है। आज संजीव नेवर जैसा आदमी, एक बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त मैं तो कहूंगा, जिसको मतलब मैं कहूंगा कि अगर मुझे 140 करोड़ के अंदर 50 आदमी सिलेक्ट करने हैं तो मैं उसको पहले 10 में रखूंगा। इतना बड़ा आदमी है, समझा। तो ऐसे आदमी जुड़े हुए हैं जो खुद का छोड़ दिया। संजीव नेवर IIT गुवाहाटी है, IIM कैलकाटा है, समझे ना आप। वेदों का स्कॉलर, ग्रोक नाम का हैंडल है एलन मस्क का। वैदिक डिबेट में उसने ग्रोक को गए 5 महीने में 6 बार हराया है। 6 बार ग्रोक ने कहा कि ये वैदिक मुद्दे पे आप सही हो और मैं गलत हूं। तो ऐसे ऐसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसको आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें क्या कोई बच नहीं पाएगा इसके अंदर। मेरे को ये लग रहा है कि मतलब हाथ से रोज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, रोज बिगड़ रहे हैं। थैंक यू। ज्यादा समय लिया मैंने, उसके लिए माफी चाहूंगा। कोई इशू नहीं है, टॉपिक बहुत वृहद था जिसको इसी तरीके से समझाना भी चाहिए था। तो अगला प्रश्न मैं शांतनु भाई आपके पास आना चाहूंगा। अभी बात हुई सिंगर्स के बारे में, जो ऐसे गाने लिखे गए जैसे काफिर शब्द का यूज तो ऐसा हो गया है। मतलब एक गाना था, मैं काफिर तो नहीं मगर है हंसी तुझको देखा। फिर एक गाना, और ये गाने सब हिंदू लिख रहे हैं। एक गाना था, काफिर झुक जाए दर पे फरमाए मुझसे तू ही है बंदगी। ये लिखा था आनंद बख्शी ने। ये सलमान खान और अक्षय कुमार का एक वल्ला वल्ला गाना था, उसमें ये लाइन आती है। फिर वरना मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा, एक लाइन ये आती है, और इसके लिरिसिस्ट हैं कुणाल वर्मा। तो ये काफिर जैसे शब्दों को इतना नॉर्मलाइज कर देना, और काफिर का अर्थ क्या है और काफिर यहाँ पे यूज क्यों हो रहा है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं तो। मेरी पत्नी तेलुगु है, उन्होंने मुझे बहुत सारा सिनेमा देखती हैं टीवी में, तो उन्होंने बताया कि तेलुगु इंडस्ट्री में कम से कम 100 से ज्यादा पौराणिक या ऐतिहासिक पिक्चरें हैं। एनटीआर आप सबको पता होगा, एनटीआर चंद्रबाबू नायडू के ससुर थे ना शायद, हाँ। उनको तो लोग भगवान ही मानते थे, क्योंकि वो उनकी मतलब अगर उनकी 150 पिक्चरें हैं तो उसमें से 100 पिक्चरें भगवानों के ऊपर है। पिछले 10 साल को अगर छोड़ दें तो हमारे यहाँ तो कोई पिक्चर ही नहीं बनी। मतलब छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट का नाम है, पूरी बॉलीवुड है, उसमें हिंदी पिक्चर नहीं बड़ी। ये सुनने में कितनी बड़ी अजीब बात है। और ऐसी पिक्चर चलती नहीं है। अभी देख लिया, चाहे वो झांसी की रानी, को आज का टॉपिक है क्या, 200 साल पुराना टॉपिक, उस पर भारत में पिक्चर नहीं थी, हिंदी में पिक्चर नहीं थी। छावा से लेकर चाहे तो मराठा वॉरियर्स हो चाहे राजस्थानी वॉरियर्स हो, हम इतना नाम लेते हैं, उन पर कोई बड़ी पिक्चर नहीं है। और सारी पिक्चरें जो आ रही हैं सब ब्लॉकबस्टर्स भी हो रही है। हिस्टोरिकल टॉपिक पे, चाहे कश्मीर पे चाहे बंगाल पे पिक्चर नहीं थी। 10 साल से पहले पिक्चर थी नहीं, थिएटर भी नहीं था, कोई ड्रामा भी नहीं था। वीर सावरकर पर इतनी सुंदर पिक्चर बनी। तो इन पिक्चरों को पहले जा जाके देखना पड़ेगा। इनकी इकोनॉमिक इनकम मैंने देखा बहुत मुश्किल है। पिक्चर छोटी से छोटी पिक्चर 15 करोड़ की बनती है। पिक्चर बनाना बहुत ही महंगा काम है। एक दिन का शूट होता है, सस्ते सस्ता करेंगे 15 से 20 लाख का शूट होता है, थोड़ा अच्छा करेंगे तो 50 लाख का शूट होता है एक दिन का। और फिर एडिटर ये जाना, उसके बाद जब आप पिक्चर लेके आते हैं तो अपना ही सेंसर बोर्ड उसे रोक देता है। मेरी पिक्चर पे 29 कट दे दिए सेंसर बोर्ड, अपनी पिक्चर में अपनी सरकार ने 29 कट दे दिए उस पिक्चर पर। हमारे प्रोड्यूसर ने कहा भाई क्या करें, एक ऑप्शन था कि वो कट्स मान लें और पकड़ लें। दूसरे दिन उसे पिक्चर की पूरी आत्मा ही मर जा रही थी। हम लोग कोर्ट में गए, 2 फीमेल जज की बेंच थी, मैडम डेरे और मैडम गोखले। शायद भारत के इतिहास में चौथी पिक्चर है जिसको कोर्ट ने देखा है। कोर्ट ने पूरी पिक्चर देखी, वो अपने मतलब नॉट कोर्ट टाइम में नहीं, अपने एक्स्ट्रा टाइम में पिक्चर देखी उन्होंने। और जब वो आए, मतलब सैटरडे संडे को पिक्चर देखी और मंडे को आए, तो सेंसर बोर्ड का वकील था और हमारा वकील था। हमारा वकील कौन थे? रवि कदम, जो कांग्रेस सरकार में अटॉर्नी जनरल रहे 7 साल। बड़े महंगे वकील थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने बड़े केस लड़े, तो सेंसर बोर्ड के वकील को उन्होंने लिटरली, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि, और उस दिन ऑनलाइन मुंबई हाईकोर्ट में चल रहा था केस। उन्होंने वकील से पूछा आपने पिक्चर देखी है? उसने कहा मेरे क्लाइंट ने देखी है, मतलब सेंसर बोर्ड ने देखी है। उन्होंने कहा आपने किताब पढ़ी है? मतलब मेरी किताब पढ़ी है? उन्होंने कहा मेरे क्लाइंट ने पढ़ी है। और मैडम ने लिटरली, मैंने पहली बार, मैं कोर्ट की हियरिंग, हमारी 8वीं या 9वीं हियरिंग थी, मैं भी फॉलो कर रहा था। मैडम ने जोर से कहा कि आप पिछले 8 हियरिंग से 9 हियरिंग से कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं।
और आपने ना तो पिक्चर देखी है ना आपने किताब पढ़ी है, 29 कट में से आप कौन सा कट डिफेंड कर पाएंगे? तो हमारी पिक्चर में कुछ है कि वो टॉयलेट में कुछ गंदी बातें लिख देता है महिला के बारे में, कहने मैडम वो अश्लील है। तो उदय सर सुनेंगे इसको, मैडम ने कहा आपने अपने ओटीटी में देखा क्या क्या आ रहा है, मतलब वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। और फिर मैडम ने कहा ये पिक्चर जैसी की जैसी है वैसी की वैसी आएगी, और आप लोग सब लोगों को सुन के अच्छा लगा, जैसी हमने पिक्चर बनाई थी वैसी की वैसी आप देख रहे हैं। बल्कि हम उसमें कुछ बदलाव करना चाह रहे थे, वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि आप एक बार कोर्ट से निकल गए तो हम लोग को झंझट में पड़ना नहीं था। तो हाँ, वो इकोसिस्टम ऐसा है, बेसिकली हम उस इकोसिस्टम में घुसे ही नहीं। अभी भी अगर वो 800 पिक्चरें बन रही हैं तो हमारी उसमें 10-20 पिक्चरें हैं हमने। अभी भी किताबें, हम लगता है कि हम बहुत किताबें आने लगी हैं, आप किसी भी एयरपोर्ट के शेल्फ में चले जाए, हमारी किताबें 2-3 ही हैं अभी भी और वॉल्यूम में लिखना है। लोग कहते हैं इस किताब पे तो, इस पे तो टॉपिक पे लिखा जा चुका है, वीर सावरकर पर तो लिख दिया विक्रम ने, सर ने लिख दिया, लेकिन और 10 किताबें और अलग एंगल से लिखी है, हर टाइम में लिखी है। हर 5 साल में टाइम्स बदल जाते हैं, उस टाइम के हिसाब से वीर सावरकर कैसे है, उस टाइम के हिसाब से महात्मा गांधी नेहरू की क्या विवेचना है। तो मेरे ख्याल से जितना आप लिख सकते हैं, जितने लोग मूवी बना सकते हैं, मूवी क्योंकि इसलिए बड़ा पटल है क्योंकि उतने बड़ा पब्लिक इमेजिनेशन दोबारा लाना मुश्किल है। किताब अगर 5 लोग पढ़ते हैं तो मूवी 5000 लोग देखते हैं। तो मूवी जितनी आप लोग, जितने टॉपिक्स हैं उसमें देखिए, मूवीज बनाइए, मैं सोचिए मूवी चलेगी नहीं चलेगी, केवल चलना नहीं, वो ओटीटी पे आ जाएगी, वो टीवी चैनल पे आ जाएगी तो देखी जाएगी, वो ही सत्य बन जाएगा। तो जो बातें हम कह रहे हैं वो सत्य नहीं, हम लोगों के लिए सत्य है। इट्स अ शेयर ट्रूथ अमंग दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन। बाहर जाते हैं तो हमारी सब बातें झूठ मानी जाती हैं। हमारे बुलडोजर, मैं भी यूएस और यूरोप का टूर करके आ रहा हूँ, और वहां पे कुछ लोग इसलिए मूवी देखने नहीं आए आनंद जी कि उनकी फोटो ना खिंच जाए। कैन यू इमेजिन दैट? क्योंकि अब पब्लिक शो में आएंगे तो फोटो खींचेगी तो मैं इस पिक्चर को देखने आया था ये पता लग जाएगा, जबकि उनका मन है पिक्चर देखने का, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं पिक्चर देखना आ रहे। तो मतलब ये केवल काफिर शब्द तो नहीं है, मैं कह रहा हूं बड़ा बड़ा प्रभाव है। और इस पूरे इकोसिस्टम को जितना कंटेंट ज्यादा आता जाएगा, जितनी किताबें ज्यादा आती जाएंगी, जितनी मूवी ज्यादा आ जाएंगी, तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा बस। तो आपको ऐसी पिक्चरों को सपोर्ट करिए, और इसलिए मत सपोर्ट करिए क्योंकि जैसे आप, कल हमारी पिक्चर का यहाँ 7 बजे शो भी है यहाँ के पास के थिएटर में, किसी को अगर पिक्चर देखनी है तो मुझे बताइएगा। और ऐसी बहुत सारी पिक्चर एंटरटेनिंग भी हैं, मतलब वॉच देम। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने पिक्चर देखी है, शिफाली जी ने पुणे में देखी थी, मुझे कई लोग दिख रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ ही पिक्चर देखी है, गौर साहब ने पिक्चर देखी है। एंड लॉट ऑफ सच मूवीज आर वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो। तो ऐसी पिक्चरों को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम उसी ट्रैप में पड़ रहेंगे। और वो लोग तो मैंने देखा उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो उसमें काफिर और ये सब घुसाते रहेंगे। अनुपम भाई, आपके पास मैं आना चाहूंगा। काफी समय लग गया आपके पास तक पहुंचते पहुंचते, बट कोशिश करेंगे कि अभी हमारे पास 40 मिनट के आसपास का समय है और उसको हम थोड़ा संक्षेप में रखें। तो एक प्रश्न मेरा ये रहेगा कि मेरे ख्याल से पहली फिल्म जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनी भारत में वो थी बॉर्डर, वो भी 97-98 में आई। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में ऐसी भतेरी फिल्म बनी जो एंटी इंडिया थी, जो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बनी हुई थी, और भारत में किसी फिल्म में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया जाता था और एज अ शत्रु देश तो बिल्कुल नहीं बताया जाता था। बॉर्डर पहली फिल्म थी जो बनी और उसके बाद थोड़ी बहुत फिल्में बननी शुरू हुई। तो इतना समय हमें क्यों लग गया? क्या ये शत्रुबोध का अभाव नहीं था? देखिए, मैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे लेफ्टिस्ट का बहुत कब्जा रहा, हम सब जानते हैं। लेट मी स्टार्ट विद एन एनेक्डोट। मैं प्रयागराज से आता हूँ और हमारे यहाँ एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, फिराक गोरखपुरी। तो साहब पढ़ाते थे अंग्रेजी में, लिखते थे उर्दू में, और हिंदू थे, उनका नाम था रघुपत सहाय। तो 1964 में फिल्म बनी लीडर, दिलीप कुमार। ये वो दौर था जब मुसलमानों को हिंदू नाम रखना पड़ता था फिल्मों में आने के लिए। दिलीप कुमार और, अगर मुझे ठीक याद है, वैजंती माला। तो एक शकील बदायूं ने उसके लिए एक गीत लिखा, एक शहंशाह ने बनवा का हसी ताजमहल, क्या मोहब्बत की निशानी दी है, समथिंग लाइक दैट। तो साहिल लुधियानवी को हम लोगों ने बड़ा पसंद किया है प्यासा में। लेफ्टिस्ट गुरदत्त ने उनको इंट्रोड्यूस किया और बड़ा गजब का उन्होंने लिखा। तो साहिल ने उसके जवाब में 1964 में ही गजल फिल्म में एक गीत लिखा इसकी टक्कर में, कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आगे सुने, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे,
मुझे तुमसे ताजमहल में नहीं मिलना है। लाल किले में डिनर था, हमारे फिराक गोरखपुरी साहब पहुंचे, बोले साहिद मियाँ खूब लिखा आपने। बोले हाँ, मुझे लगता है शाहजहां ने बहुत पैसा खर्च कर दिया ताजमहल में। क्या शाहजहां ने एक और जगह पैसा खर्च किया है, जामा मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। अब तुम ऐसा करो, तुम एक गीत ये लिखो कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेके हम फकीरों की इबादत का बनाया है मजाक, और मेरे अल्लाह कहीं और मिलाकर मुझसे। शायर की हालत खराब हो गई, अब इसका क्या जवाब देते। देखें, हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा नहीं था। अभी आज बात हो रही थी, अभी डॉक्टर साहब ने बताया वंदे मातरम के बारे में। 1772 में एक सन्यासी विद्रोह हुआ भवानी चंद्र पाठक के नेतृत्व में। 1882 में बंकिम चंद्र ने उस पर किताब लिखी वंदे मातरम, आनंद मठ, और उसमें उन्होंने वो गीत लिखा वंदे मातरम। 1952 में फिल्म बनती है आनंद मठ, पृथ्वीराज कपूर के साथ, प्रदीप कुमार के साथ। उसमें ये पूरा गीत था, उसमें कमला भी था, विद्या वाहिनी भी था, दुर्गा भी था, लेकिन फिर वो गाना खो गया और से सारे स्टांजा काट, एक स्टांजा ही काट दिया गया, जिसको अभी मोदी जी ने दोबारा इंट्रोड्यूस किया। बहुत संक्षेप में इसको समझें। एक टाइम था जब दिलीप कुमार को, यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ता था, महजमी को मीना कुमारी बनना पड़ता था। कितने ढेर सारे उस समय भजन थे। मन, देखिए, एक अक्सर कहते हैं कि एक भजन, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, लिखने वाले शकील बदायूनी, म्यूजिक दिया नौशाद ने, गाया मोहम्मद रफी ने, और गंगा जमनी तहजीब की इससे अच्छी मिसाल नहीं मिलती। कोई तहजीब, कोई मिसाल नहीं है, मजबूरी थी। जब आपको नाम तक बदलना था तो आप और क्या करेंगे। सुनिए, दैट वाज अ टाइम जब फिल्मों में गाने आते थे, आयो कहां से घनश्याम, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे कदमों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं। तो वो एक अलग समय था। फिर उसके बाद आते हैं सलीम जावेद, मुस्लिम गैंगस्टर्स का पैसा लेके हाजी मस्तान पे फिल्म बनाते हैं दीवार। अब देखिए, हाजी मस्तान पे दीवार से लेके शाहरुख खान ने अब्दुल रहीफ पे फिल्म बनाई रईस, पूरा एक माहौल बदल गया। एक टाइम जब यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा। 70 का दशक आते आते संजय खान, फिरोज खान अपने नाम से आने लगे। 90 में वीपी सिंह ने स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान दूरदर्शन पे प्रोड्यूस करवा दी। 90 के दशक के एंड में आप देखे खान तिकड़ी आ गई और फिल्म बनने लगे, माय नेम इज खान एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। खान, पठान, अफगान, कैसी कैसी फिल्में बनने लगी। और फिर से 2014 के बाद आप देखिए, बोस पे फिल्म बन रही है, सावरकर पे फिल्म बन रही है, कन्हैयालाल पे फिल्म बन रही है। तो एक पूरा एक जर्नी आपको नजर आता है। और ये आपको वंदे मातरम में भी ये जर्नी नजर आता है कि जब वंदे मातरम 1952 में बनी तो उसमें दुर्गा भी था, कमला भी था, विद्या वाहिनी भी था, और अब जाके 2025 में लौटा है। तो एक पूरा एक कंप्लीट सर्किल आपको नजर आता है। फिर कैसे लोगों को हमने पैटर्नाइज किया, कैसे लोगों को, कैफी आजमी साहब पद्मश्री दिया, शबाना आजमी। व्हाट वाज कैफी आजमी नोन फॉर? इसलिए वो जाने गए पहली बार अगली ईद पाकिस्तान में, 1946 में लिख रहे हैं अगली ईद पाकिस्तान में। और उनको हमने अपने यहाँ, मतलब कहते हैं ना, ये एक क्लिशे हो गया है कि हमने अपनी पढ़ाई ईसाइयों को दे दी, हमने अपना एंटरटेनमेंट इनको दे दिया, खानों को दे दिया। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। बट द गुड पॉइंट इज कि एज आई सेड कि हम कंप्लीट सर्किल पे आ गए हैं। वंदे मातरम का लौटना बड़ा सिंबॉलिक है। 1952 से लेके 2025 तक की जो जर्नी है, आपको मालूम है भवानी चंद पाठक ने जो विद्रोह किया था, सन्यासी विद्रोह, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में बंकिम चंद्र किताब लिखते हैं आनंद मठ, 20वीं सदी में उस पर फिल्म बनती है, और 20वीं सदी के सेकेंड हाफ तक आते आते रोमिला थापर और इरफान हबीब सन्यासी विद्रोह का नाम बदल के फकीर विद्रोह कर देते।
आपको यूपीएससी में सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह के रूप में पढ़ाया जाता है। हकीकत यह है कि हमारी फिल्में जो थी वो कहीं अच्छा हिस्ट्री दिखा रही थी। 50 के दशक तक देखिए, एक जीवन एक कलाकार हुआ है, तो उसको हम किस लिए मानते हैं कि साहब उन्होंने 49 फिल्मों में नारद मुनि का रोल किया। पर आप सोचिए कि वो दौर था जब 49 फिल्में पौराणिक बनी थी जिसमें नारद मुनि का रोल था। अब तो कोई नारद मुनि का रोल नहीं देखा जाता ना। तो एक टाइम था हम लोग वो संपूर्ण रामायण एंड ऑल दैट, इस तरह की फिल्में बनती थी। 49 फिल्में ऐसी बनी जिसमें नारद मुनि का रोल था, सोचिए आप। तो जिस तरह हमारा एकेडेमिया रहा है, कुछ उसी तरह हमारा एक ये फिल्मी इंडस्ट्री का भी सफर रहा है। जिस तरह हमने रोमिला थापर से डॉक्टर मीनाक्षी जैन का सफर तय किया है, उसी तरह हमने वंदे मातरम से वंदे मातरम का सफर तय किया है। थैंक यू। इसी विषय के ऊपर आनंद भाई 2 मिनट और आपका समय लेना चाहते हैं, उसके बाद विनोद आई विल बी कमिंग बैक टू यू, राइट? एक्चुअली मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा इस पे, इनफैक्ट 3 कहना चाहूंगा। जो उदय जी ने बात कही और जो बाद में शांतनु जी ने और आप बात कही। देखिए, अभी हाल ही में जावेद अख्तर साहब ने कहा कि जो शोले का मंदिर का सीन था वो आज के 50 साल पहले तो हमने लिख दिया और वो कह दिया, वहां पे पिक्चराइज हो गया। आज के जमाने में क्या इंडिया अलाउ करेगा? नहीं करेगा। ये जावेद साहब ने कहा। ही इज ट्राइंग टू ड्रॉ अ पिक्चर कि अब हम बहुत ज्यादा एक तरह से फाशिस्ट स्टेट बन चुके हैं, कि ये आज भी करेगा। लेकिन आज लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि तुमने कभी मॉस्क का वो सीन क्यों नहीं लिखा? 50 साल से यू आर पिक्चराइजिंग थिंग्स दैट आर डिराइडिंग हिंदूज, हिंदू प्रीस्ट। क्यों? क्योंकि अब मैं वही कहूंगा जावेद साहब, 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना आपकी जो आज आप कह रहे हैं कि आज वो मंदिर वाला सीन हो सकता है। आज भी हो सकता है, हो रहा है। लेकिन आज जो बाकी हिंदूज हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि 50 साल तक कौन से बिल में छुपे हुए थे कि सिर्फ मंदिरों के सीन कर रहे थे, मस्जिदों के सीन की हिम्मत नहीं थी आपकी। ये डिफरेंस है आज। और दूसरी चीज मैं कहना, देखिए, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। अब शांतनु मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मुझे पता नहीं, मतलब छोटे ही हैं, चलिए ठीक है। ये अक्सर मिलता है। देखिए, जब भी हम कुछ बोल देते हैं तो बहुत सारे लोग, मैं ही नहीं, कि देखिए हर चीज अब लोग चाहने लगे कि आज ही हो जाए। अरे भाई, आज का दिन है वो है नवंबर 2025। आज का दिन मई 2014 नहीं है कि मोदी जी ने शपथ ली और हम अगले दिन कह रहे हैं कि ये करो, ये करो, ये करो। आप टाइम फ्रेम बता दो। अगर आपको 11 साल में कुछ काम नहीं करना है तो आप बता दो ना कब करेंगे। 25 साल में करेंगे। गिव अस अ टाइम फ्रेम। और ये कैसी चीज है कि इसके लिए आपको क्या एफिडेविट डालना पड़ेगा कोर्ट में या ट्रिप्लिकेट में कुछ देना पड़ेगा? ये सीधे सीधे आइडियाज हैं जो आप 15 दिन में, जैसे ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करता, अगर आप में हिम्मत है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ। अगर हिम्मत है तो टेंपल्स के ऊपर से स्टेट का कंट्रोल हटाओ या फिर मॉस्क पे कंट्रोल रखो। इसके लिए कितना 50 साल चाहिए, वो भी सहने को तैयार है, लेकिन बोल दो। फिर ये मत कहो कि लोग कह रहे हैं कि आज ही करो, आज ही करो। और दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि देखिए अब हमने माहौल बना दिया है कि लोग ये बात कर सकते हैं। ठीक है, माहौल बनाया है, लेकिन ये उन लोगों की इंसल्ट है जो हमसे 100 टाइम्स ज्यादा ये बातें कर रहे थे प्री सोशल मीडिया एज में। आप सीताराम गोयल की किताबें पढ़ें। हम तो एक स्पेक भी नहीं है, जेल गए हैं वो। यही सब चीजें 100 टाइम्स ज्यादा बोल के जेल गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो ये कहना गलत है। और तीसरी बात मैं यहां पे कहूंगा, देखिए उदय जी की मैं जितनी इज्जत करता हूं शायद ही कोई करता हो, लेकिन एक बात जो इन्होंने पोर्नोग्राफी पे बात कही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीडियम चेंज हो चुका है। लेकिन हमारा जमाना, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो कह रहे हैं अंकल कैसी बात कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी बैन कर रहे हैं। मीडियम चेंज हो चुका है जिसपे हमें एक्शन लेना होगा। हमारे टाइम पे जब हम कॉलेज में थे तो किताबें मिलती थी। शोभा डे की किताबें पढ़ते थे, वो तो एक ही हाथ से पढ़ते थे, बड़ा मुश्किल होता था।
पॉइंट पोर्नोग्राफी बैन करने का या बैन नहीं करने का नहीं है, हमें साइंस पे जाना पड़ेगा. There is as yet a debatable correlation between sexual violence, aggression and pornography. In fact, ऐसी बहुत कंट्रीज में जहां पोर्नोग्राफी बैंड है वहां सेक्सुअल एग्रेशन ज्यादा पाया गया है, और ऐसी बहुत कंट्रीज में जहां पोर्नोग्राफी अलाउड है वहां सेक्सुअल एग्रेशन कम पाया गया है. तो इस पे हमें साइंस पे जाना पड़ेगा, एनेक्डोटल एविडेंस पे नहीं जाना पड़ेगा, वरना हमारी जो जेनजी है वो बहुत नाराज हो जाएगी. वो कहेंगे भाई क्या, इट्स अ नेचुरल थिंग, बट ऑफ कोर्स एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड. लेकिन ये कहना कि इसको हम बैन कर दें, उसको बैन कर दें, हु इज टू डिसाइड? अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट कैन बी कंसिडर्ड पोर्नोग्राफिक. अब कल को आप सब्जेक्टिविटी अगर आर्ट में ले आए तो आप हर चीज को कह देंगे कि इसको बैन करो, इसको नहीं बैन करो. मैं ये 3 चीजें कहना चाहता था. अगर एक सेकंड में डॉक्टर आनंद के बाद 30 सेकंड्स, डॉक्टर साहब 30 सेकंड्स. डॉक्टर आनंद बात कर रहे थे जावेद अख्तर की. सलीम जावेद ने बैक टू बैक 27 हिट फिल्में दी, एक में भी मुस्लिम विलेन नहीं, एक में भी नहीं. और सुने, मुकद्दर का सिकंदर में उन्होंने अमजद खान को एक मुस्लिम विलेन का रोल दिया, वो भी रिफॉर्म्ड. आखिरी समय में या अल्लाह क्या बुरा काम करा दिया है मेरे से परवरदिगार, ऐसे करके ही डाइज. फराह खान ने भी एक फिल्म बनाई थी मैं हूं ना, एंड शी वेंट ऑन रिकॉर्ड. उन्होंने बाकायदा कैमरे पे आके कहा कि मैंने मन बनाया था कि मेरा विलेन हिंदू होगा, क्योंकि ये टेररिस्ट था और मैं बताना चाहती थी कि सिर्फ मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, इसलिए मैंने हिंदू विलेन बनाया. दिस इज व्हाट फराह खान सेड. माय 30 सेकंड्स आर ओवर. डॉक्टर साहब. उदय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा. आप किसी विषय पे समय भी मांग रहे थे और साथ साथ आपके ऊपर आपके लिए 2 प्रश्न भी हैं. पहला प्रश्न तो है कि आपने अभी संत समाज के बारे में बात की जब, तो उसके ऊपर ही प्रश्न है कि संत समाज जो है वो दुर्भाग्य ये मानते हैं कि महात्मा जो हैं वो अपनी मर्यादा खुद ही अतिक्रमण कर रहे हैं, और क्या इन सब कुरीतियों के लिए हम हिंदू ही जिम्मेदार नहीं हैं? तो इसके ऊपर एक प्रश्न आपके साथ है. दूसरा प्रश्न मैं बाद में आपसे लेता हूं. नहीं, कुछ हद तक हिंदू भी जवाबदार है ही, क्यों नहीं है? देखिए, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, ये तो हमें करना ही पड़ेगा. मैं तो आत्मनिरीक्षण का बहुत बड़ा समर्थक हूं. जो भी गलतियां हमारे से हुई, देखिए मैंने बीच में एक विचार रखा था, फिल्म वाले जो इस टाइप का परोस रहे हैं वो लोग कहते हैं कि भाई जहां काम सूत्र था, जहां खजरों के मंदिर थे, वहां आप क्यों रोक लगा रहे हो? मेरा विचार काफी भिन्न है, कुछ लोग एग्री हो ना हो, लेकिन मैं इसमें कायम हूं. देखिए, ये मंदिर जहां की एरोटिक इमेजेस मंदिरों के दीवार पे कार्व किए गए, ये 8वीं 9वीं सदी से स्टार्ट हुआ ये, और मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं सदी तक रहा ये जो मंदिर बने. हम ऐसा मानते हैं कि देखिए, सेक्स जो है अति प्राइवेट चीज है. तो ये जो काल था हमारा, ये हमारा काल डिकेंडेंट काल था. इसी टाइम पे इस्लाम की एंट्री हुई है. आप देखोगे आप तो इस्लाम की एंट्री भी इसी टाइम पे हुई है, भारतवर्ष के अंदर. तो हमें ऐसा मानना है, जो एक किताब है द दिल्ली सल्तनत बाय वी.डी. महाजन, उसमें लिखा गया है, उसमें एक चैप्टर है इंडिया एट द टाइम ऑफ मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट. उसमें लिखा गया है कि हमारा समाज का एक भाग पूरा तंत्र के उसमें आ गया था गिरफ्त में, और वामाचारी तंत्र के गिरफ्त में आ गया था. मतलब जो कापालिक थे वो ओपन में सेक्स करते थे, उसको जस्टिफाई करते थे. तो ये हमारा जो काल है, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए. मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा डिकेडेंट काल था, क्योंकि इस टाइप के कुछ तो ऑर्गन्स की इमेज है कुछ मंदिरों पे, विच इज अनएथिकल सेक्स. तो कहीं ना कहीं में ये इस पे डिबेट होनी चाहिए कि भाई ये जो मंदिर बने उसमें कितना गौरव हमको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. तो मैं इसका समर्थक हूं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हमें एक महान भारत की रचना करनी है तो आत्मनिरीक्षण के अलावा ये हो नहीं सकता. और जो हमारी गलतियां हैं वो गलतियां हमको स्वीकारनी पड़ेंगी, एक बात. दूसरी, मैंने जो मेन विषय रखा था वो विषय पे आनंद जी ने एक मत रखा. उनके पास लॉजिक होगा उस मत रखने का, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं. जो परिस्थिति है देश में, उसमें आपको नल बंद करना पड़ेगा. देखिए, जागृति का काम भी मैं कर रहा हूं, मेरे सिर्फ लड़ नहीं रहा हूं. गुजरात सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल संत जैसे हैं, बिल्कुल भूपेंद्र पटेल, उन्होंने जब सुना कि आप ये काम कर रहे हो, हमारे साथ करो, तो हम अभी गुजरात राज्य
सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा रखते हैं, उसमें इस टाइप के विषय रखते हैं जिसमें बच्चे आके बोलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। आप समझे? तो जागृति का काम भी हम कर ही रहे हैं। सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार देते हैं सेव कल्चर से, भारत फाउंडेशन की तरफ से। तो गुजरात ने उसको उठा लिया कि गुजरात सरकार देती है 1 लाख रुपए के आदमी को। तो देखिए, अपन जो 16 कंट्रीज की मैंने बात की यूरोप में, वो 24 स्टेट्स की बात की अमेरिका में, उनको क्यों लाना पड़ रहा है भाई बैन? वो तो 16 साल के नीचे बच्चों के लिए बैन की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पोर्नोग्राफी है वो पूरे समाज को, पूरे हमारे कल्चर को दूषित करती है। फ्रीडम के नाम पे उसको अलाउ करना वो एक विंडो खोलने के बराबर है। ये विंडो क्रिश्चियनों ने खोली आज से 60 साल पहले। आज हालत देख लो उनकी आप, वेस्टर्न कंट्रीज के। हमारे परमात्मानंद जी हमारे एक संत हैं, वो सपोर्ट करते हैं मुझे इसमें। तो वो स्पेन में गए, तो स्पेन में एक होटल में गए, वो उन्होंने भगवे कपड़े पहन के रखे थे। तो होटल वाले ने उनको कहा कि मेरा बगल वाला जो होटल है वो 4 पॉर्न फिल्म मुफ्त दिखाता है, मैं आपको 8 दिखाऊंगा। तो उसको बेचारे को मालूम था कि ये संत पुरुष है, समझे आप? तो परिस्थिति खराब है वहां पे। हमें हमारी संस्कृति में विश्वास रखना चाहिए। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे अनेक लोग हमारे देश में हो गए जिन्होंने बलिदान दिया संस्कृति को बचाने के लिए। एक पाटिल था जिसने एक औरत का रेप किया, शिवाजी ने उसको मार दिया तुरंत ही। और शिवाजी के आर्मी के अंदर एक भी आदमी अगर औरत के साथ पाया गया एक्सपीडिशन में, उसका सिर काट दिया जाता था। तो सेक्स एक बायोलॉजिकल चीज है, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई है भगवान ने, प्रकृति ने, वो व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर उसको एनकरेज करना, हमारे तो देखिए, मैं तो स्वामी परमानंद जी हैं, भारत सेवाश्रम के संस्थापक, उनका मैं फॉलोअर हूं। और वो ये मानते ही थे कि इस टाइप का जो सेक्सुअल प्लेजर है वो भारत को कंगाल देश बना देगा। तो कोई प्रश्न है? वो मैं हाँ, ठीक इतना ही कहना था मुझे। आनंद भाई, आपके पास आना चाहता हूँ। और प्रश्न है साउथ से एक मतलब साउथ में जो अभी सनातन को डेंगू, मलेरिया या इरेडिकेट कर दो इस तरीके से कहा गया, तो प्रश्न ये है कि ये सब तो वो लोग बोल देते हैं, उसके बाद आरएसएस और वीएचपी इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ कहते नहीं है, करते नहीं है। तो क्या हम अपने वैल्यूज के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं? ऐसा दिखता नहीं है आपको? और उसके साथ साथ जो आप ऐड करना चाहते थे वो प्लीज कर दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 2 पॉइंट्स में मैं उसको आंसर करना चाहता हूँ। पहले तो मुझसे एग्रीमेंट से ज्यादा मुझे वो लोग पसंद है जो मुझसे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि हर शादीशुदा आदमी यही कहता है। तो उदय जी मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। इनका डिसएग्रीमेंट सर आंखों पर। लेकिन मैं भी इनसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहूंगा कि आवर ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशनल सनातनी एंडाउमेंट वर द टेम्पल्स ऑफ खाजुराहो एंड कोणार्क। तो वो कोई डेकेडेंट सिविलाइजेशन का प्रतीक नहीं है, वो हमारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट का प्रतीक है। और इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट 300 साल बाद हुआ कोणार्क बनने के। तो ये कहना कि वो एक डेकेडेंस है, मैं profoundly disagree करता हूं। That is the beauty of Sanatan Dharma. That is the openness of Sanatan Dharma. That was destroyed by the Mughal invasions and then the Victorian prudery. Before that, that was what we were known and our conscious established that. दूसरी बात मैं इस पे सर्किलली मैं इस पे आंसर भी ये करना चाहता हूं। देखिए, शत्रुबोध ये पूरी कॉन्फ्रेंस का एक थीम है। हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो भी एक तरह से शत्रुबोध। यस, हम सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। आप में शत्रुबोध की एक फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस है। लेकिन अगर आप शत्रुबोध का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का, शत्रुबोध एनिमी से लड़ने के लिए ही नहीं है। शत्रुबोध अंदर भी आपको अपना हक जताने के लिए है। आज के दिन में ये शत्रुबोध की फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप में हिम्मत हो शत्रुबोध की कि अंदर आप खड़े होके कहें कि ये आप गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। शत्रुबोध का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप एनिमी से लड़ रहे हैं। अब मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूं। क्या 1940 में नेटफ्लिक्स था? नहीं था ना। ओटीटी था? नहीं था। फिर भी जिसको आज भी हम महात्मा कहते हैं वो 16 साल की बच्चियों के साथ सो रहा था। क्या किसी सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में ये हिम्मत है जो मैंने कहा वो कह दें?
अभी भी नोटों पे उनकी फोटो छपती है। ये है शत्रुबोध। आप हर किसी को कहते हैं कि गलती उनकी है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम किया, एंटी हिंदुइज्म मेन स्ट्रीम किया। क्या ये शत्रुबोध नहीं होना चाहिए कि हम खड़े होकर कहें अपने प्राइम मिनिस्टर से कि आप अजमेर शरीफ में चादर क्यों चढ़ाते हो? जिसको चढ़ा रहे हो वो मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ा, और उसने कहा कि मेरा एक ही मकसद है कि मैं हिंदू टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करूंगा। क्या ये शत्रुबोध नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहें आप क्यों चादर चढ़ा रहे हो? वहां पे क्या मैसेज जा रहा है? आप कहते हैं कि आप ये अश्लील गाने, एंटी हिंदू गाने लिख रहे हैं। क्या ये शत्रुबोध नहीं होगा कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहें कि आप खुसरो को यूलोजाइज क्यों कर रहे हो, जिसका सबसे डेवस्टेटिंग सॉन्ग है छाप तिलक सब छीनी, फोर्स कन्वर्जन सॉन्ग, उसको आप मालाएं चढ़ा रहे हो। आप सेंट जेवियर, जिसने आर्किटेक्ट ऑफ गोवा इंक्विजिशन था, आर्किटेक्ट था, सोचा उसने, वो जिसने कहा कि इट गिव्स मी ग्रेट जॉय टू सी हिंदू आइडल्स डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड, आप उसके बर्थडे पे विश कर रहे हो सेंट जेवियर्स को। तो शत्रुबोध हमें खुद देखना है, अपने गिरेबान में झांक के देखना है, हिम्मत रखनी है कि जो चीज गलत हम लोग कर रहे हैं वो और कई लोग ये कर रहे हैं। अगर आप शिफाली वैद्या जी को देखें, वो हर बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो हर दूसरे हफ्ते एक बुक लॉन्च करवा देती है उस ऑथर की जो कि 50 साल से हिंदुओं को गाली देता आ रहा है। दिस हैज टू हैपन। कितनी देर तक आप औरों को कोसते रहेंगे और अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे? या तो मैं कहूं शांतनु हमें टाइम फ्रेम दे दो यार। शांतनु भाई मैं आपके पास आऊंगा, अगली बार आऊंगा। अभी अनुपम जी आपसे प्रश्न है, और प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि पहले हमारे कल्चर में भाभी को मां समान माना जाता था, आज भी माना जाता है, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज ने भाभी को माल समान बना दिया है। तो वो एक बहुत घिनौना चरित्र पेश कर रहे हैं, जो सेक्सुअलाइज किया जा रहा है भाभी को, वो एक बहुत घिनौना चरित्र हो रहा है। और उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ साथ आप कुछ ऐड भी करना चाहते थे तो वो भी प्लीज करिए। देखिए गर्वित, आप जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अश्लीलता के हाथों हाईजैक हो चुकी है। और जो अभी इन्होंने भाभी का जिक्र किया, तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना अभी भी नहीं है। हमारे यहाँ तो फिल्में बनी है भाभी की चूड़ियां, और मीना कुमारी की थी अगर मुझे ठीक से याद है। और ये भोजपुरी में ज्यादा आ रहा है, इसको कोई अदरवाइज ना ले। अच्छा, सेकेंडली भाभी से याद आया, शबाना आजमी ने एक फिल्म करी थी फायर, उसमें देवरानी जेठानी के बीच संबंध दिखाए गए थे समलैंगिक। देवरानी का नाम था राधा, जेठानी का नाम था सीता। उसके बाद ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर पड़ी है, आप लोग जाएं जरा एक चीज चेक करें। शबाना आजमी को राज्यसभा भेजा जाता है। शबाना आजमी, अच्छा जब बवाल हुआ तो सीता का नाम बदल के नीता डब कर दिया गया, लेकिन माइंड यू टाइटल्स में नहीं हटाया। आपके सामने यूट्यूब पे ये फिल्म पड़ी है, आज भी उसमें नाम सीता है। और शबाना आजमी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, राज्यसभा में, सदन में झूठ बोला, ये नहीं, सीता नाम कभी था ही नहीं, आज तक सीता है। शी इज अ हैबिचुअल लॉ, बट अब वो हमेशा झूठ बोलती रही है। वो और हैं जावेद अख्तर हैं। और एक चीज और देखें, अभी मैं इसको कहना चाह रहा था, एक आध आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री में खड़ा हुआ, मैंने आपको दो दौर बताए, एक 50-60 का दशक का दौर और इधर 80-90 का। बीच में एक आदमी जो इन दोनों दौरों को जोड़ता है वो मनोज कुमार था, जो एक नेशनलिस्टिक फिल्में बना रहा था। तो उसको आपने रिडिक्यूल किया, उसको आपने कॉर्नर किया। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में उसका इतना मजाक बनाया कि उसको कोर्ट जाना पड़ा। मतलब एक आदमी खड़ा था, उसको फिल्मी पार्टीज में नहीं बुलाते थे, उसको आप मजाक बना, भारत कुमार कह के आप उसका मजाक बनाते थे। एक मैं आखिरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, संजीव नेवर और स्वाति गोयल अक्सर एक फिल्म का जिक्र करते हैं, गंगा की सौगंध। एक चीज जो वो नहीं जिक्र करते, और ये मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, सुल्तान अहमद ने बनाई थी। उसमें एक ठाकुर जमींदार था, और वो सब जो है तो ठीक है, उन्होंने अपने, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
पर 80 के दशक में सुल्तान अहमद ने एक ऐसा पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बनाया था जो आज भी हमारे पॉलिटिशियन नहीं बना पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जितने हमारे कांग्रेस के हैं और रीजनल पार्टीज के हैं। नाउ आई विल टेक जस्ट वन मिनट। एक अत्याचारी ठाकुर है और अत्याचार किस पे कर रहा है? एक ओबीसी पर। वो ओबीसी अपना धर्म छोड़ने के लिए अपनी चुटिया काट के गंगा में बहा देता है। उस ओबीसी के साथ कौन है? एक दलित। और इन सब को सहारा कौन दे रहा है? एक मुसलमान। तो ये जो जय भीम जय मीम का कॉम्बिनेशन है, सुल्तान या 1980 के दशक बना के चले गए थे। तो ये गंगा की सौगंध एक वाटरशेड फिल्म है, एक लैंडमार्क फिल्म है। ये बताती कि किस तरह पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जाता था। थैंक यू। अनुपम जी, बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इंटरजेक्शन की, जो आपने एकदम ठीक कहा, जो फायर पिक्चर बनी थी, आई थिंक दीपा मेहता ने बनाई थी। दीपा मेहता। पर एक और उसकी सच्चाई ये है कि इट इज, उसमें जो नाम रखे थे वो सीता, हिंदू नेम्स रखे थे, सीता और राधा। हाँ, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन अ बुक रिटन इन 1941 कॉल्ड लिहाफ, जिसके मुस्लिम कैरेक्टर्स थे। नहीं, इसमें मैं भी ये देखिए ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है। नहीं, ये भी वो चुगताई बहुत फेमस ऑथर है, उनकी किताब थी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि मुस्लिम कैरेक्टर्स को लेस्बियन दिखा दें, इसलिए हिंदू कैरेक्टर रख दिए, क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से नहीं। इस्मत चुगताई की जिस कहानी का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर, उसका नाम था लिहाफ। इस्मत चुगताई ने अपनी विल की कि मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जलाया जाए, और उसने इस विल की जिम्मेदारी दी जावेद अख्तर और शबाना आजमी को। जावेद अख्तर और शबाना आजमी दोनों ने उनके अंतिम संस्कार का बहिष्कार किया। They did not even go there कि तुम मुसलमान होके जल रही हो। और एक आखिरी बात, जावेद अख्तर नास्तिक कहते हैं अपने अंदर और लगातार इस्लाम के लिए बैटिंग करते हैं। उनका एक ही जवाब है डॉक्टर आनंद रंगनाथन, जो अपने को नास्तिक कहते हैं और हिंदुइज्म के लिए बैटिंग करते हैं। एक इसमें ऐड कर दूं मैं जरा। इस्मत चुगताई का एक और किस्सा है जिसमें वो अपने हिंदू परिचितों को हिंदू परिचितों को, मित्रों को बीफ खिला के बहुत खुश हुआ करती थी। तो बीफ नहीं था, वो मीट था। बीफ नहीं था। मीट बीफ जो भी है, अब उनको बीफ खिला के खुश होती थी शायद। तो उसमें हाँ, मीट का जिक्र है उसमें। अब मीट तो हिंदू खाते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो वेजिटेरियन मित्र थे उनके, वेजिटेरियन पहचान जाएगा मीट नहीं, जो भी है। तो उसमें वो खुश हुआ करती थी, उनका मजाक माहौल बनाने के लिए। तो वो मानसिकता जो है एक समाज की ऐसी रहती है, कभी कभी लगता है कि बड़े उदार चरित हैं, लेकिन उदार चरित अंदर से कोई होता नहीं है। जावेद अख्तर भी बड़े उदार चरित नजर आते हैं। उनकी बात सुनेंगे, कुछ समय पहले कुछ बातें उन्होंने कही थी जो बहुत बहुत पसंद आई राइट विंग के लोगों को, हिंदुओं को बहुत अच्छी लगी वो बातें। तो ये बार बार ऐसी बातें कभी कभी कहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो मैं जानता हूँ, मेरी जो समझ है, और चूंकि मैंने थोड़ा नजदीक से देखा है बॉलीवुड को और बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री को, तो हर जगह खेल वही है, जो क्रिप्टो इस्लामिज्म जो है वो हरदम जीवित और जीवंत रहता है उनके दिमाग के अंदर। डॉक्टर साहब, हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट करके शबाना आजमी की मोच के बारे में पूछते हैं। Deepika Padukone is appointed as mental health advisor. I think we should take classes from her. चंद भाई, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने थिएटर पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो पूरा वोकिज्म या पूरा जो भी लेफ्ट इकोसिस्टम बनाया गया बॉलीवुड के माध्यम से, वो बनाया गया। अब उसको तोड़ने का, या मतलब नॉन वोक जो हमारा वाला इकोसिस्टम है, उसको तोड़ने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? देखिए, पिछले 10 साल की बहुत बार बात हुई, और पिछले 10 साल में हमने यूनिवर्सिटीज के वीसी चेंज कर दिए, एनएसडी के डायरेक्टर चेंज कर दिए, एफटीआई के डायरेक्टर चेंज कर दिए, लेकिन अंदर व्यवस्था मोटा मोटा है। और जो डायरेक्टर भी है, मैं जब उनसे बात करता हूँ, इस 2-2.5 साल एफटीआई के डायरेक्टर मेरी पिक्चर देख के गए, बहुत अच्छी लगी पूरा में उनको मेरी पिक्चर, लेकिन वो भी करियरिस्ट ही बन गए। अब सरकार की इतनी बैशिंग हो रही है, तो
मतलब पिछले 2-2.5 साल में मन में मैंने जितनी प्रसून जोशी को गाली दी होगी किसी ने नहीं दी होगी। उन्होंने मेरी पिक्चर रोकवा दी। कंचन जी बैठे हैं, उनके क्षमित रहे, शायद बात वहां तक लेके जाएंगे। लेकिन अब या तो मैं हार जाता वहां पे, यार चलो मेरे ये तो पिक्चर नहीं आने दे, लेकिन मैं कोर्ट में गया, पिक्चर निकली, पिक्चर आ गई। मैं आनंद जी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, देखिए एक बैटल होती है आइडियोलॉजी की, एक बैटल होती है करने की। आज आप टाइमलाइन की बहुत बात कर रहे हैं, एक टाइमलाइन ले लीजिए, ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ऐसी, इतनी बड़ी, इतने बड़े भव्यता से जेएनयू में करवा के दिखाई 1 साल। देखिए बोलना बड़ा आसान होता है, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, बहुत, जब उसे करने बैठते छोटी छोटी चीज में दिक्कत आती है। वो प्रधानमंत्री से लेकर, बड़े प्रधानमंत्री से लेकर छोटे मूवी मेकर तक दिक्कत आती है, चाहे कितनी भी ताकत हो। मैं मुख्यमंत्री के साथ मिलता हूं, देखता हूं पूरी मशीनरी होने के बाद भी आप वो काम नहीं करवा पाते, क्योंकि वो सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। आपको लगता है कि वो मतलब कि नहीं ऐसा कैसे, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो सब करवा लेंगे। लेकिन आप भी जेएनयू में बहुत समय से हैं, बीसी भी आपके परिचय की होंगी, अपने मत की हैं। एक इतनी बड़ी भव्यता कार्यक्रम करवा के देखिए, आपके पसीने छूट जाएंगे। जब आप काम कराने आते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपने लोग जो करियरिस्ट हैं, जो अपने मत के लोग हैं, जैसे प्रसून जोशी हैं, अपने मत के लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जब लगा इधर से फोन आया, इधर से फोन आया, पीछे हो गए, एक स्टेप पीछे हो गए, क्यों अब मैं क्यों इतना आगे लीड लूं। तो आपको इतने अपने मत के करियरिस्ट लोग दिखेंगे, जो अपने करियर वर्सेस मत के बीच में अपना करियर चुनेंगे और विचारधारा को पीछे कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से मूवमेंट प्राइवेटली तो बहुत हो रहे हैं, आपने गर्वित कहा, प्राइवेटली तो बहुत मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत अच्छा थिएटर आ रहा है, बहुत अच्छी मूवीज बन रही हैं, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं है। जो शत्रुबोध है मुझे शुरू से शुरू हो गया, मतलब मैं पिछले 10 साल करीब से मैंने किताब लिखी है, तब से मैं इन्वेस्टर ढूंढने के लिए शत्रुबोध हुआ, मुझे नहीं मिला मुझे इन्वेस्टर, फिर डायरेक्टर ढूंढने में, फिर एक्टर ढूंढने में, फिर उसको पिक्चर को रिलीज करने में, सब में मुझे शत्रु दिखते रहे। फिर वो शत्रु भी दिखे जिन्होंने, आप भी शत्रु है मेरे, कि आपने पिक्चर नहीं देखी अभी तक। तो इन्वेस्ट ना करने वाले से लेकर पिक्चर ना देखने वाले, मेरे तो शत्रु सब है। और जबकि 5 बार बुलाया मैंने इनको, ऐसा नहीं, मैसेज है मेरे पास, 5 बार बुलाया इन्होंने। अब जेएनयू में ऐसी कौन सी बात आ गई कि मेरी पिक्चर नहीं देखने जा पाए, तो शत्रु तो वहां से लेकर यहाँ तक बैठे, तो वो शत्रु आपको मिलते रहेंगे। अब मैं उसका बेचारा होकर बैठ जाऊं, अरे तो मेरी पिक्चर ही नहीं देख रहे, या फिर मैं तो अमेरिका में पिक्चर दिखा के आ गया, ये दिल्ली में बैठ के नहीं देख पाए, मैं तो लंदन में पिक्चर दिखा के आ गया, तो दिल्ली में बैठ के नहीं देख पाए। तो शत्रु आपको मिलेंगे कदम या तो रोते हुए बैठ जाओ या कदम आगे बढ़ाते जाओ। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए 370 हटवा सकते हैं, लेकिन जेएनयू में कॉन्फ्रेंस कराने में हालत खराब हो रही है। मैं कह रहा हूं आप लीड लीजिए और करवाइए, 1 साल का समय लीजिए, टाइमलाइन लीजिए और करवाइए 1 साल में। ये सब थोड़ा सा वो, मतलब ये जमा इसलिए नहीं कि द स्टेट इज ऑल पावरफुल, हैज ऑलवेज बीन सिंस इंडिपेंडेंस। ये कहना कि आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर, जब शुरू करेंगे तो देखेंगे दिक्कतें आएंगी। सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी मोदी जी का इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स वाज 370 एब्रोगेशन, जहां पे आर्मी भी चली गई थी अगस्त 5 को कि कोई प्रॉब्लम ना हो वहां पे। जब वो हो सकती है तो आप आइए जेएनयू, वीजा मैं आपका करवा दूंगा जेएनयू। मैं तो अगले 2 महीने में एंट्री चाहिए या सिंगल एंट्री, वो बता दें। मैं तो बल्कि अब क्योंकि सर ने पिक्चर नहीं देखी तो मैं जेएनयू में पिक्चर लेके आ रहा हूँ, अब 1-2 महीने में आएगी, तब आप मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब आपको बस घर से उठ के आना। अब आप पूछते हैं कि आप हो इस, जब मैं कहता हूं कि मैं यहाँ अब हूं नहीं इस डेट पे, तब कहते हैं अरे वो पिक्चर देखने आ जाना। अन्ना, मैं आपसे जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि अभी साउथ में काफी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं और सनातन को मेन धारा में रखते हुए बन रही हैं। जैसे महाअवतार नरसिम्हा बनी, वो साउथ से ही थी, एडिट तो फरीदाबाद में भी, उसका सारा फरीदाबाद में हुआ, बट फिल्म वो जो उसका प्रोडक्शन हाउस है वो साउथ में। तो साउथ से जो रिसर्जेंस आ रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? Yes, there's a lot of development, especially in the last few years. Significant amount of work has done by the nationalists and the films to enhance the understanding about Sanatan Dharma. But at the same time, we have to understand there is equally a brainwashed population, especially the South is hit by the worst thing known as secularism. You see the states of the Telugu states especially, you can't find a Hindu who understands Sanatan Dharma. And that's how the previous government, there is a record of the highest number of churches in the Andhra Pradesh. And if you look at the kind of people, I mean, we Hindus, I'm only concerned about we Hindus, the kind of content that we promote. Recently, this happened about Dharmasthala. Not a single article that has posted, that is, people are posting on YouTube, Instagram, etc. about Dharmasthala is true. But still, we Hindus made it viral. A lot of Hindu YouTubers made videos against Dharmasthala. People have approached me asking me to call out Dharmasthala, the atrocities, etc. I said, idiot, this is not a single thing is true in it. No, the skeletons and all the nonsense stories they're cooking up.
I said, wait for some time. Virendra Hegde, the person who is in the conflict, nobody knows his personal life, what kind of person he is. In the Dharmasthala, very few people know that the head of the committee, why the name Dharmasthala for that place is, people come, it acts as a secondary court. People come there for land issues, etc. And he sits in a meditation, and the forces descend, and then the judgment happens. Not just by looking at the people, looking the depth of the issue, and then solving the problem. This is all there, which nobody knows. People, one Mr. What is this guy's name? Muhammad Samir makes a video on Dharmasthala with all sorts of AI images and fake visuals, and then that video is taken as truth, and then everybody took it for granted. And from the Germany, we have this idiot's German Shepherd who endorses all this information, and the ecosystem. This is how the ecosystem works. Before we think about it, they makes it viral and they file cases. And it is up to us to fight in the courts. And when we take this to the so-called judiciary, the judiciary says, yes, he is a son of a bitch, but he is my son of a bitch, so I'll protect him. This is this is not funny. This is a horrible situation that we are into. There is a lot of development happening, but the recognition, you see how the West works. Some idiot writes a book. So if there is something has to be pumped into people's eyes, so doesn't matter whatever the nonsense it is, somebody writes a book and the government gives him an award, a Nobel Prize, etc. And then it becomes world famous all of a sudden. You see, the Audrey Truskey is going about conducting, dismantling global Hindutva conclaves. And are we on time? Running short of time. Okay, let me conclude saying, I mean, when we are hit by these many authors, films, Bollywood, mafia, etc., I really appreciate Jaipur Dialogues, which is given this stage for us to at least openly take out these names, which was not the situation before. Thank you so much. राजेश जी, प्रश्न आपसे है और बहुत सटीक प्रश्न है कि मूवीज और ओटीटीज में जो फेक फेमिनिज्म है, या फिर उसको आप सूडो फेमिनिज्म कह लो या फेमिनाजिज्म कह लो, जो भी कह लो, वो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है. मर्दों को ऐसा दिखा दिया जा रहा है कि भाई ये तो फीमेल्स के जो है बिल्कुल अत्याचारी हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया. फिर मॉकिंग एल्डर्स, वो भी बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है, और ये आजकल मेन स्ट्रीम होता जा रहा है. तो क्या फैमिली वैल्यूज को मार ही दिया जा रहा है पूरा? तो इसके ऊपर, और इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? अब आप ये सब कुछ लिस्ट किया है आपने, वो स्पष्ट करता है कि बीजारोपण किया जा रहा है. कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था कि क्वीन फिल्म आई थी, ये कंगना रनौत उसके अंदर थी, बड़ी अप्रिशिएट की गई, बहुत बड़ी हिट हो गई. अब वो फिल्म क्या थी? उसके अंदर खुल के प्रमोट किया जा रहा था कि महिलाएं जम के वाइन पिए, शराब पिए. तो ये जितनी ये सब चीजें हैं, ये बहुत ही सोच समझ के. पिछली बार पुणे में जब चर्चा हो रही थी तो शेफाली जी थी वहां. सर माइक को थोड़ा सा क्या समझते हैं? माइक. तो चर्चा हो रही थी तो उस समय यही बात कही गई कि ये सब कुछ सोच समझ के, प्लान करके इन सारी चीजों को प्लांट किया जा रहा है आपके दिमाग में, और उसका इम्पैक्ट होता है. यहाँ बहुत महिलाएं बैठी हैं, उनमें से कई सरिता एक आती है पत्रिका, पढ़ती हैं आप लोग? कितनी लोग सरिता पढ़ती हैं? अब सरिता पढ़ती हैं, इनको पता नहीं है कि सरिता इसीलिए वो मैगजीन छपती है, कारवान ग्रुप की मैगजीन है, वो इसीलिए छापी जाती है कि आपके दिमाग में वो सारे विचार प्लांट किए जाएं. साध्वी रितंभरा विचार प्लांट करती हैं कि परिवार को एक साथ कैसे लेके चलना है. दूसरी तरफ वही माता जी और बहन जी जो साध्वी रितंभरा के भाषण सुन रही हैं और बहुत आह्लादित और बढ़िया उनको लग रहा है, वो वही घर पे सरिता मंगाती हैं और सरिता पढ़ती हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कैसे परिवार को तोड़ना है, किस तरह का फेमिनिज्म जो है उसको प्रमोट करना है. कम्युनिस्टों की मैगजीन है, कारवान ग्रुप की. उस ग्रुप ने बीड़ा उठाया हुआ है कि भारतीय समाज को तोड़ देना है, और हम लोग पढ़ते हैं उसको, हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं. तो वो शत्रु बोध करने की आवश्यकता है.
और जब हम वो करने लगेंगे तब हमारी समझ में आएगा कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और जब आपका शत्रु योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ कर रहा है तो आपको भी योजनाबद्ध होना पड़ेगा। इसीलिए ये सारे जो अभी ये जो सारी चर्चा हो रही है इस मंच पे हम जो मिलते हैं, इसका होना बहुत आवश्यक है और इन विचारों का आगे जाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि ये सारी चीजें हम समझ सकें। और मैं तो बचपन में चंपक भी पढ़ा करता था, लेकिन जब शत्रुबोध होता है तो आप जानते हैं कि कहाँ किस तरीके से महीन तरीके होते हैं, आपकी समझ में भी नहीं आएगा। और किस तरह से वाइन ड्रिंकिंग प्रमोट हो गई, किस तरीके से आपके अंदर जो है ये भावना प्रमोट हो गई। जैसे ये बता रहे थे कि ये जो संबंध, जो स्त्री पुरुष संबंधों को लेके जो ये सब कुछ चलता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे, या ये जो उदय जी जिसके लिए लड़ते रहे हैं, ये सारे विचार जो आपके अंदर घुसाए जा रहे थे कि कैसे माँ बहू और ससुर के संबंध, इन सारी चीजों को डाला जाता है, बहुत ही महीन तरीका है। कभी कभी इसको पकड़ना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए जब कभी प्रतीक बोराडे जैसे कुछ ऐसे रिव्यूअर होते हैं जो इसको समझते हैं, पहचानते हैं, तो उनको जरा ध्यान से सुना करिए, तो आपकी समझ में आएगा कि क्या क्या खेल चल रहे हैं। और शत्रु का खेल नहीं समझेंगे, और शत्रु के उन खेलों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझा और रामचरितमानस लिखा और उसका मंचन किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि एक तरफ अपसंस्कृति, रावणीय संस्कृति जो है वो खड़ी हो रही है, जिसके अंदर स्त्री का सम्मान नहीं होना है, जिसके अंदर जो है हेडोनिज्म को जो है प्रमोट किया जाना है। तो उसके समकक्ष हमें क्या रखना है? तो उन्होंने राम की संस्कृति ले आके रखी, राम और सीता के संबंधों को ले आके रखा, और जिसके कारण हमारा समाज आज भी सस्टेन कर रहा है उन विचारों को, उन उदात्त और सुंदर विचारों को। और हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि वी आर डिफरेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिलीजन्स, ऐसा कुछ कभी कभी कहा जाता है। और अभी संजय जी ने उस पर पुस्तक भी लिखी है, बहुत डिफरेंस है सर, थोड़ा। और रामचरितमानस ने उस डिफरेंस को डिफाइन किया है जी। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है और इट इज द बेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि हम सब लेफ्ट के बारे में बहुत क्रिप करते हैं, और जो राइट है, अगर वो राइट को राइट नहीं बना सकती है तो राइट में होने का फायदा क्या है? तो इसके ऊपर कोई बोलना चाहेगा? आप बोलना चाहेंगे तो प्लीज। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मेरी, एक आधा मिनट लूंगा आपका। देखिए, ये जो फिल्में आती हैं, मैं इनकी बात आगे बढ़ाऊंगा। जो ये फिल्में आती हैं ओटीटी के ऊपर, खास करके ये जो इंसेस्ट बेस्ड जो आती हैं, देखिए एक 20 साल का या 18 साल का लड़का पेइंग गेस्ट के रूप में गांव से दिल्ली में रहने आता है। वो वहां पे जो लैंड लेडी है उसको एक माँ या बहन के स्वरूप में देखता है। अगर इस टाइप की वो फिल्में देखेगा, उसके विचार क्या होंगे आप सोच सकते हैं। तो ये पूरा मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। मैं मानता हूं कि इसको हमको तवज्जो देना पड़ेगा, और इस पे एक तरीके से एक जो बैटल लड़ी थी मध्यकाल के अंदर, वैसी बैटल हमें लड़नी पड़ेगी। राइट भाई, इसके ऊपर आप अगर कुछ बोलना चाहे तो प्लीज। अगर राइट विंग राइट को राइट ना बना पाए, हिंदू देवी देवताओं पे असंख्य फिल्में हैं, ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट पे बहुत फिल्में हैं, हिंदू गॉड पे फिल्में हैं, ईसा मसीह पे फिल्में हैं। आज तक पूरी दुनिया में एक भी फिल्म हजरत मोहम्मद पर नहीं बनी। स्ट्रीट पावर, किसी की हिम्मत नहीं है। राइट को राइट बनाने के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा। एक्चुअली बनी है, लेकिन वो इंडिया में मनमोहन सिंह ने बैन कर दी थी। एक प्रॉफिट मोहम्मद पे बनी थी। नहीं एक मिनट, मतलब बाहर से yes. नहीं ऐसा नहीं है। इस्लामिज्म को प्रमोट करने के लिए जो बड़े नामी गरामी फिल्म मेकर हैं, ईरानियन फिल्म मेकर हैं, उन लोगों ने कई फिल्में बनाई हैं, और जो कुछ भी इस्लामिज्म के अंदर, इस्लाम के अंदर जो बुरा है उसको अच्छा साबित करने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है, वो अपना प्रमोट कर रहे हैं अपनी। हजरत मोहम्मद का चेहरा किसी फिल्म में नहीं दिखाया गया। उत्तर प्रदेश में एक किताब में स्केच बना था, पब्लिशर राइटर सब जेल चले गए थे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। चित्र दिखाने पे तो गले कट जाते हैं आप।
गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है, सर तन से जुदा। जो सवाल पूछा गया लास्ट पे, उस पे आना चाहूंगा। देखिए, राइट और लेफ्ट का कंपैरिजन किया गया। हाँ, सवाल ये है कि लेफ्ट के बारे में हम बहुत ज्यादा क्रिप करते हैं, और ये जो सरकार है ये राइट में है, या हम लोग जो है वो राइट में है। अगर हम राइट को राइट में रह के राइट नहीं बना सकते हैं तो राइट में रहने का फायदा क्या है? हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि राइट नहीं बना सकते का मतलब, राइट का मतलब क्या है। राइट का मतलब है जो लेफ्ट कभी नहीं हो सकता। राइट का मतलब है लिबरल, राइट का मतलब है ओपन, राइट का मतलब है डार्विनियन एवोल्यूशन को जो फॉलो करे, जो कंपीट करे आइडियाज के पीछे, एक दूसरे के आइडियाज, मीडियोक्रिटी को अपने कंधे पे उठा के लोगों को हॉइस्ट ना करे, जो लेफ्ट के लोग करते हैं। एक मीडियोकर आदमी जो हिस्टोरियन भी नहीं था, उसने लिखना शुरू किया, सारे लेफ्टिस्ट कहते हैं ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन। यहां पे पिछले 2 घंटे में हमारी 6 डिसएग्रीमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम एक फैमिली है। ये है राइट का मतलब। 5 आइडियाज एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं और फिर हम आप पे छोड़ रहे हैं कि आपको जो पसंद है वो आप आगे लेके चलिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैगजीन की बात कही अनुपम जी ने कि देखिए लेफ्टिस्ट मैगजीन, सॉरी, जो बात कही गई, अब फिर मैं कहूंगा कि देखिए जब तक मुझे आप धक्के मार के बाहर नहीं निकालेंगे तब तक मैं कहता ही रहूंगा, ये शत्रुबोध अंदर देखेगा। ये लेफ्ट जो है वो लेफ्टिस्ट सारे लीडर्स और राइटिस्ट जो हमारे लीडर्स हैं उनमें कॉमनैलिटी क्या है? प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, या वो सारे हिंदू, न्यूयॉर्क टाइम्स और इन सब खबरों में छापते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफ इंडिया में आर्टिकल छापा है? नहीं। कोसेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स को, हिंदू को, लेकिन छापेंगे भी वहीं पे। मतलब वो हिंदू का एडिटर जो कि आपकी सरकार गिराना चाह रहा था, जिसने आपके डिफेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर क्रॉप किया, फ्रॉड करके कह रहा था रफाल में घोटाला हुआ, उसी के अखबार में आप और आपके मिनिस्टर आर्टिकल्स लिख रहे हो। ये मैसेज क्या जा रहा है? क्या मैसेज जा रहा है? कभी एक बार ऑफ इंडिया में भी लिख के दिखाइए जी। तो ऑन दैट नोट हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि अब समय बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब ऊपर ही ले लिया हमने 2-4 मिनट। तो मैं क्लोजिंग रिमार्क्स चाहता था, बट अब उसका भी समय नहीं बचा है। तो ऑन दैट नोट लेट्स रैप दिस सेशन। अगले सेशन के लिए हम तैयारी करते हैं। धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।